हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस में। हमारा मानव जनन तंत्र का अध्याय चल रहा था, जिसमें हमने 2 वीडियो इससे पहले अपलोड कर दिए थे। उसमें हमने मानव जनन तंत्र क्या होता है और नर जनन तंत्र के बारे में हमने स्टार्ट किया था। नर जनन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं, जिसमें हमने वृषण प्रमुख जननांग, उसकी संरचना, उसकी अनुप्रस्थ काट के बारे में डिटेल से पढ़ा था। आज हम तीसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें सहायक जनन अंग अर्थात एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें अधिवृषण एपिडाइडाइमिस, शुक्रवाहिनियां जिसे हम वास डिफरेंस, मूत्र मार्ग यूरिथ्रा और सिशिन अर्थात पेनिस के बारे में डिटेल से हम यहाँ पढ़ेंगे। तो सभी तैयार हो जाइए। आज की वीडियो में हम सहायक जनन अंगों के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अधिवृषण एपिडाइडाइमिस। अधिवृषण को हम इंग्लिश में एपिडाइडाइमिस कहते हैं। यह लंबी पतली कुंडलित नलिका होती है, जो लगभग 6 मीटर लंबी होती है, और इसके जो कुंडलन होते हैं वो परस्पर संयोजी ऊतकों से जुड़े रहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर, हमने हालांकि पिछली वीडियो में भी ये डायग्राम बनाया था, जिसमें हमने टेस्टिस की जो उदक काट है उसके साथ अधिवृषण के बारे में जानकारी दी थी। लेकिन यहाँ हम फिर से डिटेल से बता रहे हैं कि अधिवृषण जो होता है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो टेस्टिस अर्थात वृषण जो है, वृषण के ऊपर एक कौमे के समान, यहाँ हम कह सकते हैं कौमे के समान कौमा आकार की रचना होती है। ये आप देख सकते हैं कौमे के आकार की रचना होती है, और ये 3 भागों में विभक्त होता है, 3 भाग में विभाजित होता है। और यहाँ वृषण से जो अपवाहक नलिकाएं निकलती हैं, हमने इससे पहले पढ़ा था कि वृषण जो है वृषण पिंडकों में बटा होता है, और यहाँ पर वृषण जालक बनता है। सभी शुक्रजनक नलिकाएं इसके शीर्ष भाग से निकलकर अधिवृषण में जाती है। अधिवृषण में जिस भाग में ये प्रवेश करती हैं उसे शीर्ष अधिवृषण कहते हैं। तो हम देखते हैं कि जो अधिवृषण है उसकी दीवार में बाहर की तरफ मोटा पेशी स्तर होता है, जबकि अंदर स्तरित उपकला अर्थात स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है। अंदर की ओर इसमें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है। हम देखते हैं कि अधिवृषण को संरचना की दृष्टि से 3 अलग अलग भागों में विभक्त किया है, अर्थात 3 भागों में डिवाइड किया है। शीर्ष अधिवृषण जिसे कैपिड एपिडाइडाइमिस कहते हैं, मध्य अधिवृषण या अधिवृषण काय यानी जो मेन बॉडी होती है उसे कार्पस एपिडाइडाइमिस, जबकि तीसरा और अंतिम भाग होता है वो पुच्छक या पुच्छ अधिवृषण अर्थात कौड़ा एपिडाइडाइमिस। तो यहाँ हम देखते हैं 3 भाग हैं, शीर्ष अधिवृषण अर्थात कैपिड एपिडाइडाइमिस, कार्पस एपिडाइडाइमिस और कौड़ा एपिडाइडाइमिस। यहाँ हम देखते हैं कि जो शीर्ष भाग है वो चौड़ा होता है और टोपी के समान वृषण जो है उसके ऊपर स्थित होता है, ऊपर की ओर स्थित होता है, और ये टिका हुआ होता है, टेस्टिस के ऊपर टिका हुआ है, और इस भाग पर अपवाहक नलिकाएं आकर खुलती हैं। आप देख रहे हैं ये अपवाहक नलिकाएं हैं, वो यहाँ आकर खुलती हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं ये सकरा जो है लंबा भाग जो नजर आ रहा है, ये मध्य अधिवृषण अर्थात इसकी मेन जो काय होती है जिसे हम अधिवृषण काय भी कहते हैं। और पीछे वाला भाग आप देख रहे हैं, सबसे अंतिम जो भाग है वो पुच्छ अधिवृषण कहलाता है। सबसे अंतिम भाग
जो है पतला होता है और वृषण के नीचे की तरफ निकलता है और आगे ये क्या बनाता है, आगे की ओर ये ही शुक्र वाहिनी में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ये आगे चलकर शुक्र वाहिनी बनाता है। तो यहाँ शुक्र वाहिनी जो है वो आगे चलकर एक लंबी नलिका बनाती है। अब बात करते हैं कि अधिवृषण का कार्य क्या है। जो एपिडाइडाइमिस है उसका मुख्य कार्य क्या है, तो ये शुक्राणु को पोषण देता है। जो टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं वो यहाँ आकर उनको पोषण प्राप्त होता है, साथ में उनको सांद्रण अर्थात कंसंट्रेट करता है, अस्थायी रूप से संग्रह करता है और सबसे इंपॉर्टेंट क्रियात्मक परिपक्वन अर्थात उनका जो है योग्यता अर्जन होता है। योग्यता अर्जन दैट इज कैपेसिटेशन। अब ये योग्यता अर्जन क्या होता है, इसे समझने के लिए हम इतना समझ लें कि जो शुक्राणु टेस्टिस में बनते हैं वो प्रारंभ में निषेचन के योग्य नहीं होते हैं, उन्हें अधिवृषण के अंदर फर्टिलाइजेशन के योग्य बनाया जाता है, अर्थात अंडाणु को भेदने लायक बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को योग्यता अर्जन अर्थात कैपेसिटेशन कहते हैं। ये प्रक्रिया अधिवृषण में पूर्ण होती है। आगे की बात करें तो आगे का नेक्स्ट जो भाग है वो है शुक्र वाहिनी, जिसे वास डिफरेंस कहते हैं। शुक्र वाहिनी जैसा हम देख रहे हैं कि अधिवृषण के पीछे वाले भाग से पतली नलिका निकल रही है और ये लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। जैसा हमने जनन ऑर्गन्स के अंदर डायग्राम में पढ़ा था कि ये शुक्राशय में जाकर खुलती है, मूत्राशय के पीछे थैलेनुमा शुक्राशय में खुलती है। इसकी भीतरी सतह की जब हम बात करें तो ये कूट स्तरित स्तंभी उपकला से बनी होती है, अर्थात सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमर एपिथेलियम होती है। ये सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमर एपिथेलियम होती है, जबकि ये जो है एक विशेष प्रकार के स्राव का यानी स्राव को छोड़ती है और ये जो स्राव है वो स्पर्म्स के लिए जो मार्ग है, इसका शुक्र वाहिनी का जो मार्ग है वो चिकना बना के रखता है, अर्थात लुब्रिकेट करके रखता है, ताकि स्पर्म्स को घर्षण से बचाया जा सके, उसे क्षति से बचाया जा सके। यही कारण है कि एग्जाम्स के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नीट में ये पूछा जाता है बहुत बार क्वेश्चन कि यदि शुक्र वाहिनी की जगह रबड़ की नली लगा दी जाए तो निषेचन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर आंसर सीधा है कि रबड़ की नली अगर लगाएंगे तो वहां पर वो जो हार्मोन्स का स्राव करती है, विशेष प्रकार के जो स्राव निकलता है उससे वो नहीं आएगा और उसके कारण क्या होगा, स्पर्म्स को घर्षण से क्षति हो सकती है, तो वो आगे मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, निषेचन की क्रिया प्रभावित हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है मूत्र मार्ग अर्थात यूरिथ्रा। यूरिथ्रा जो होता है वो हमने देखा कि मूत्र मार्ग से निकलने के बाद मूत्र वाहिनी जो है स्खलन वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन नलिका बनाती है, अर्थात यूरोजेनाइटल नलिका बनाती है। और ये यूरोजेनाइटल नलिका जो है यही मूत्र मार्ग कहलाती है, जो लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। मानव में ये शिशिन के शीर्ष भाग में शिशिन मुंड पर मूत्र जनन छिद्र में खुलता है। मूत्र जनन छिद्र अर्थात यूरोजेनाइटल अपर्चर, जो कि मानव में न सिर्फ मूत्र डिस्चार्ज के लिए बल्कि शुक्र द्रव को डिस्चार्ज करने की भी मार्ग होता है, तो दोनों के लिए कॉमन पैसेज होता है ये। तो ये जो है हमने देखा कि अधिवृषण और शुक्र वाहिनी और मूत्र मार्ग। इसके बाद हम नेक्स्ट उसकी लेते हैं, आगे का जो भाग है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं नेक्स्ट जो है तो नेक्स्ट सहायक जनन अंग की हम बात कर रहे थे, वो है पेनिस अर्थात शिशिन। ये सभी स्तनधारियों में, ध्यान रखना, शिशिन जो है सभी स्तनधारियों में, मानव में और अन्य सभी स्तनधारियों में
जो है मुख्य मैथुनांग होता है, जननांग होता है। मानव व अन्य स्तनधारियों में वृषण कोशों के मध्य उदर गुहा में लटका बेलनाकार लंबा पेशीय उत्थापनशील अर्थात इरेक्टाइल संवहनीय मैथुनांग शिशिन होता है। यहाँ ये लगभग सभी, जैसे हमने बात की, स्तनीय प्राणियों में पाया जाने वाला मुख्य ऑर्गन है जो सीमन अर्थात शुक्र द्रव को या युग्मकों को जो है स्थानांतरण करने में मदद करता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि जो शिशिन है वो एक बेलनाकार स्पंजी पेशियों से बना जो है मैथुनांग होता है। इसकी अनुप्रस्थ काट की जब हम बात करें तो अनुप्रस्थ काट में यह 3 स्पंजी अनुलंब डोरियों अर्थात जो यहाँ पर कॉर्ड होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल 3 कॉर्ड होती हैं जिनसे बना होता है। ध्यान रखना बेटा स्टूडेंट्स, आप ये डायग्राम जो आपको दिखाया गया है ये पूछा गया है, बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि शिशिन की अनुप्रस्थ काट की संरचना बताइए अर्थात टीएस ऑफ पेनिस। तो यहाँ हम देख रहे हैं स्पष्ट रूप से अनुप्रस्थ काट के अंदर बाहर की ओर ये स्किन अर्थात ये इसकी त्वचा है, मोटी त्वचा का आवरण है, उसमें अंदर संयोजी ऊतक है और यहाँ 3 डोरियां अर्थात जो अनुलंब कॉर्ड होती हैं पूरे पेनिस के अंदर, जो कि लगभग हम देख रहे हैं ऊपर की ओर जो है वो पृष्ठ सतह पर 2 डोरियां होती हैं जिन्हें कार्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं। ऊपर वाली जो पृष्ठ सतह पर डोरियां हैं उन्हें हम कार्पोरा कैवर्नोसा या सिसिन सगुह कहते हैं, जबकि नीचे की ओर एक डोरी होती है, अधर सतह पर एक डोरी होती है जिसे कार्पस स्पॉन्जियोसम, हिंदी में इसे हम स्पंजाब पिंड कहते हैं। और ये आप देख रहे हैं मूत्र मार्ग के चारों ओर होती है, मूत्र मार्ग को चारों ओर से घेरे रहती है। तो इस प्रकार यहाँ जो शिशिन है उसमें 3 स्पंजी डोरियां होती हैं जो इसकी उत्थापनशीलता के लिए जिम्मेवार होती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं प्रत्येक डोरी की बाहरी जो कला है वो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहलाती है। बाहरी आवरण तीनों डोरियों का ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहलाता है। यहाँ जो है हम बात करें तो शिशिन का जो शीर्ष भाग होता है, शिशिन का शीर्ष भाग फैलकर शिशिन मुंड बनाता है जिसे ग्लासा पेनिस कहते हैं। यह केवल कार्पस स्पॉन्जियोसम का बना होता है। कार्पस स्पॉन्जियोसम आगे की ओर फैलकर शिशिन मुंड अर्थात ग्लासा पेनिस बनाता है जो आगे से खुला हुआ होता है। यहाँ शिशिन मुंड का जो आवरण है वो टोपी नुमा शिशिन मुंड आच्छद, शिशिन मुंड छद जिसे हम प्रीपेयुस कहते हैं, शिशिन मुंड छद का बना होता है, टोपी के समान संरचना होती है। यहाँ पर हम देखें तो जो शिशिन है वो 2 अवस्थाओं में रहता है। सामान्य अवस्था, जब सामान्य अवस्था में होता है तो इन डोरियों के अंदर ब्लड नहीं होता है, खाली होती हैं और संकुचित होती हैं, जिससे जो पेनिस है वो शिथिल और जो है नॉर्मल अवस्था में रहता है।
छोटा रहता है, संकुचित रहता है, जबकि उत्तेजन अवस्था की हम बात करें, जब लैंगिक उत्तेजना अवस्था आती है, अर्थात मैथुन के समय जब लैंगिक उत्तेजना अवस्था आती है, तो शिशिर की जो डोरियां हैं उनकी ब्लड वेसल्स में ब्लड आता है तेजी से, जिससे जो है ये जो है तन जाती हैं और शिशिर जो है सामान्य से मोटा और कड़ा हो जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि ये आसानी से मैथुन के समय फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में स्पर्म्स और सीमन को जो है डिस्चार्ज करने में मदद करता है। ये सभी स्तनधारियों में मिलने वाला प्रमुख मैथुनांग होता है। तो यहाँ इन डोरियों की जो उत्थापनशीलता है, यानी पेनिस की जो इरेक्टाइलिटी का जो गुण है वो ब्लड सप्लाई पर डिपेंड करता है। अगर ब्लड सप्लाई ना हो तो डिसइरेक्टाइल फंक्शन हो जाता है, अर्थात पेनिस जो है उत्थापनशील नहीं रहता है। तो इस प्रकार मानव में हमने सहायक जनन अंग जो है वो देखे, उसमें हमने क्या क्या देखा है, अधिवृषण होता है, शुक्र वाहिनियां होती है, मूत्र मार्ग और पेनिस, ये सभी जो है सहायक जनन अंग होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सहायक जनन ग्रंथियां। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए लगातार ऑनलाइन जो है बायोलॉजी क्लासेस।